Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। यहाँ दोस्तों आज हम पढ़ेंगे छंद। छंद के लिए मैं आपको बता दूँ साथियों कि जो छंद है वो चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी विषय के अंतर्गत छंद पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, छंद का जो टॉपिक है ये आपको पढ़ना होता है। जी हाँ साथियों, तो चलिए छंद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। छंद की परिभाषा पढ़ेंगे, छंद के अंग या घटक पढ़ेंगे और साथ ही छंद के भेद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लीजिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि और आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, उनका लाभ, उनका बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छंद जो है सबसे पहले परिभाषा हम जानते हैं। छंद शब्द चद धातु से बना है जिसका अर्थ है आह्लादित करना, अर्थात वह रचना विधान जिससे चित्त या मन आह्लादित हो, प्रसन्न हो। जी हाँ दोस्तों, जिस रचना विधान से जो हमारा मन है वो आह्लादित यानी कि आनंदित होता है, उस रचना विधान को छंद कहते हैं। छंद के द्वारा रचना को इस प्रकार से बांध लिया जाता है कि वह बिखराव से बच जाती है। इसके साथ ही छंद के कारण ही रचना में प्रवाह का गुण भी उत्पन्न होता है। और अतः छंद की परिभाषा यदि हम जानें तो साथियों हम छंद की परिभाषा इस तरीके से कर सकते हैं कि तुक, मात्रा, लय, विराम, वर्ण आदि के नियमों में आबद्ध पंक्तियाँ छंद कहलाती है। तुक, मात्रा, लय, विराम, वर्ण आदि के नियमों में आबद्ध या बंधी हुई पंक्तियाँ छंद कहलाती है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं छंद के अंग या घटक की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो छंद है, छंद के अंग की यदि हम बात करें, घटक की यदि बात करें तो कुछ अंग हैं, कुछ घटक है, उनका हम यहाँ पर अच्छे से विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले जो है साथियों छंद के अंग या घटक का जो प्रकार है वो है वर्ण। तो छंद के अंतर्गत जो वर्ण है इनको दो प्रकार से बांटा गया है, ऋश्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। यहाँ दोस्तों ऋश्व की बात करें तो अ, ई, उ और चंद्र बिंदु ये ऋश्व वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही दीर्घ वर्ण की बात करें तो आ, ई, उ, ऐ, ए, ऐ, ओ, औ और अनुस्वार और विसर्ग ये आते हैं दीर्घ वर्ण में। तो साथियों इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको अच्छे से और देख सकते हैं कि जो ऋश्व वर्ण है इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं और जो दीर्घ वर्ण है इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो ऋश्व है, ऋश्व को लघु भी कहते हैं और दीर्घ को गुरु भी कहा जाता है। लघु वर्ण की एक मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जो लघु वर्ण है इसको एक मात्रा के अंतर्गत गिना जाता है और गुरु वर्ण की दो मात्राएं गिनी जाती है। और लघु वर्ण के लिए अगर जो चिन्ह है उसकी बात करें तो लघु के लिए जो चिन्ह है वो है खड़ी पाई का चिन्ह है और गुरु के लिए है अवग्रह का चिन्ह। यानी कि साथियों ये जो चिन्ह आपने देखा होगा इस तरीके का चिन्ह ये लघु का होता है और ये जो चिन्ह है ये दीर्घ यानी कि गुरु का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो छंद का दूसरा जो घटक है, अंग है, वो है मात्रा। मात्रा स्वर के अनुसार होती है। वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसे मात्रा कहते हैं। तो साथ ही ये परिभाषा है मात्रा की, वर्ण के उच्चारण में लगे समय को मात्रा कहते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं लघु मात्रा। जी हाँ दोस्तों, जो लघु मात्रा है इसके लिए जो चिन्ह है वो है खड़ी पाई और दीर्घ मात्रा का चिन्ह है अवग्रह। तो साथियों जो ये खड़ी पाई है ये लघु मात्रा यानी कि जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ तो लघु के लिए और दीर्घ के लिए अवग्रह का चिन्ह माना जाता है, समझा जाता है। मात्रिक छंदों में मात्रा गिनकर ही छंदों की पहचान की जाती है। जैसे च इसमें एक मात्रा है और चा इसमें दो मात्राएं हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो तीसरा घटक है वो है यति। जी हाँ साथियों, यति का अर्थ है विराम यानी कि जहाँ हम रुकते हैं, जहाँ जो ठहराव एक होता है वो होता है विराम या यति। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है। इस ठहरने को ही यति कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं गति। जी हाँ साथियों, अगला जो घटक है, अंग है छंद का, वो है गति। कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। प्रत्येक छंद की अपनी एक लय होती है, अपनी एक गति होती है। जी हाँ दोस्तों, कविता जब हम पढ़ते हैं तो एक कर्ण मधुर जो प्रवाह उसमें उत्पन्न होता है उसे ही गति कहते हैं। पांचवा जो इसका अंग है, घटक है, वो है पाद या चरण।
जिसे पद भी कह सकते हैं। एक छंद को जितने भागों में बांटा जा सकता है उन्हें पाद, पद या चरण कहते हैं। प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। तो साथियों, एक छंद को जितने भागों में बांटा जाता है उसे पद या चरण कहते हैं और कम से कम 4 चरण जरूर होते हैं छंद में। अगला जो घटक है, अंग है, वो है तुक। किसी छंद के प्रत्येक चरण के अंत में एक सी ध्वनि होना या चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। जैसे तासु, जासु, ताके, जाके। तो ये अंत में यानी कि चरण के लास्ट में या चरण के अंत में जो एक जैसी ध्वनि हमें सुनाई देती है, चरण के अंत में एक समान वर्णों का हमें जो स्वर सुनाई देता है, उन्हें तुक कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे एक छोटी सी कविता है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये जो पानी है, जल की रानी है, तो ये जो रानी और पानी, डर जाएगी, मर जाएगी, ये जो एक जैसी ध्वनि अंत में यानी कि छंद के चरण के अंत में सुनाई दे रही है, तो यही क्या है, तुक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो एक और घटक है छंद का, वो है साथियों यहाँ पर गण। जी हाँ दोस्तों, गण। छंद यदि आपने पहले पढ़ा हुआ है तो गण से निश्चित रूप से आप परिचित होंगे। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है, ये इसकी परिभाषा है, गणों की परिभाषा। तो गण किसे कहते हैं साथियों? 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है और इसका जो सूत्र है वो है य माता राज भान सलगा। ये सूत्र है गणों का जो है निर्धारण करने का एक सूत्र है य माता राज भान सलगा। इस सूत्र के आधार पर गणों की संख्या 8 मानी गई है। जी हाँ, गणों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, यानी कि गण होते हैं 8। वर्णिक छंदों की पहचान इसी के आधार पर की जाती है। जो वर्णिक छंद है उनकी आधार गणों के आधार पर ही की जाती है उनकी पहचान। गण में 3 पूर्ण वर्ण लिए जाते हैं, अर्धवर्ण की गणना नहीं की जाती है। जैसे साहित्यिक शब्द है, इसमें एक गण है, यानी कि जो अधूरा मतलब जो अर्धवर्ण है इसकी गिनती नहीं की जाती है। साथियों, पूर्ण जो वर्ण है उनकी ही गिनती गणों के अंतर्गत की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गण हैं, गण के 8 वेद माने गए हैं और इसका जो सूत्र है यह माता राज भान सलगा। इसके प्रथम जो 8 वर्ण हैं, इनमें से ही एक एक वर्ण के नाम पर तथा उससे लगातार 3 वर्णों की मात्राओं से उसके स्वरूप का बोध होता है। यानी कि जो यमाताराज भान सलगा ये सूत्र है, इसका जो प्रथम ये जो 8 वर्ण हैं शुरुआती, तो इन 8 वर्णों से ही यानी कि जो वर्ण है, जैसे पहला वर्ण है य, यहाँ से आप समझिए जो य माता है, सूत्र के पहले जो 3 वर्ण हैं वो ले लीजिए आप, य माता। तो इसमें यह जो है, यह क्या है, यह ऋष्व है यानी कि लघु है। माँ में आकी मात्रा है, ता में आकी मात्रा है, तो ये दीर्घ है। तो इस तरीके से लघु दीर्घ दीर्घ या ऋष्व दीर्घ दीर्घ लघु गुरु गुरु, ये है। और ये क्या बन गया, ये यह गण है। तो जहाँ भी ये मात्राएं आएंगी लघु गुरु गुरु, तो वहाँ पर यह गण होगा। इसी तरीके से अन्य जो है गण वो भी ऐसे ही बनेंगे। तो यहाँ पर साथियों ये जो सूत्र है, इस सूत्र से ही हमें 8 जो गण हैं इनको बनाना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। यह गण में प्रथम लघु वर्ण व शेष 2 वर्ण दीर्घ वर्ण होंगे और यह माता, इससे ये यह गण बन जाएगा। इसी प्रकार 8 गणों के नाम और स्वरूप को आसानी से समझा जा सकता है, जो निम्न प्रकार से हैं। साथ ही यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देखिए जो यमाता राज भान सलगा ये जो सूत्र है, उस सूत्र के आधार पर आप देखेंगे तो ये जो पहला वर्ण है उसके समेत आगे के जो 2 वर्ण है, यानी कि उसके समेत 3 वर्ण यहाँ पर ले लिए हमने, यह माता। तो जैसा कि अभी हमने देखा, यह माता में पहला जो यह है ये लघु है, बाद के दोनों गुरु हैं, तो ये हो गया यह गण। अब जैसे यशोदा एक शब्द है, यशोदा में यदि मालूम करें हम कि कौन सा गण है, तो यह जो है यह ऋष्व है, शो में ओ की मात्रा है, दा में आ की मात्रा, ये दोनों दीर्घ है। तो ऋष्व दीर्घ दीर्घ यानी कि लघु गुरु गुरु, ये यशोदा में यण बनते हैं, मात्राएं बनती है, इसका मतलब इसमें यह गण है। इसी तरीके से अन्य जितने भी गण हैं उनको आप समझ सकते हैं। इस य के बाद जो है माँ, इसके बाद इसके आगे के जो 2 वर्ण हैं उनको आप ले सकते हैं माँ तारा। तो इनमें तीनों में गुरु 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 है। तो इस तरीके से म गण जो हैं उसमें तीनों मात्राएं गुरु होती है। जैसे माता जी ये शब्द है, इसमें तीनों ही वर्ण क्या है, गुरु मात्राओं वाले हैं, इसलिए इसमें म गण माना जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो ताराज राजभा, यमाता राजभान सलगा जो है
उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ये जो गण हैं उनका निर्माण हम करेंगे। और उसी तरह ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को हम गण से पहचान सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं छंदों के भेद की। जी हाँ दोस्तों, की जो छंद है उनको कितने भेद यानी कितने भागों में बांटा गया है। छंद के मुख्यतया दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। जी हाँ साथियों, दो भेद माने गए हैं छंद के, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब यहाँ पर बात करते हैं मात्रिक छंद की। तो जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है वे मात्रिक छंद होते हैं। इनमें मात्राओं की संख्या पर विचार किया जाता है। इनमें वर्णों के कर्म का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। यानी कि इन छंदों की पहचान केवल और केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है, इसीलिए इनको मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा आदि जो छंद है ये मात्रिक छंद हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो वर्णिक छंद हैं इनकी परिभाषा की यदि बात की जाए तो जिन छंदों की पहचान के लिए वर्णों के क्रम पर विचार किया जाता है तथा उसी के आधार पर वर्णों की गणना की जाती है, इन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है वे वर्णिक छंद होते हैं। जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, हरिगीतिका, सवैया आदि ये सब क्या हैं, वर्णिक छंद हैं। अब यहाँ पर एक और भेद हमें देखने को मिलता है कि जो मात्रिक और वर्णिक छंद हैं साथियों, जो छंद हैं, छंद के दो भेद माने गए, मात्रिक और वर्णिक छंद। लेकिन मात्रिक और वर्णिक छंद है इन्हें भी यानी कि पुनः तीन भेद इनके किए जा सकते हैं, सम, अर्धसम, विषम। अब यहाँ पर बात करें तो जो सम है जिसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या चारों चरणों में समान हो, यानी कि जो छंद के चार चरण होते हैं, चारों चरणों में चाहे वर्ण की संख्या हो या मात्राओं की संख्या हो, चारों ही चरणों में एक समान होती है तो वो सम छंद कहलाते हैं। अब वो सम वर्णिक भी होते हैं, हो सकते हैं, या सम मात्रिक भी हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर बात करते हैं अर्धसम की। तो अर्धसम के अंतर्गत जहाँ प्रथम और तृतीय चरणों में और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में वर्णों या मात्राओं की समानता हो, यानी कि पहले और तीसरे चरण में तो एक समान यानी कि समान मात्रा या समान वर्ण हो सकते हैं, जबकि दूसरे और चौथे जो चरण है उसमें समान मात्राएं समान वर्ण हो सकते हैं। तो वो जो छंद है वो अर्धसम मात्रिक भी हो सकता है या वर्णिक भी हो सकता है, वो अर्धसम कहलाएगा। विषम की बात करें तो जहाँ चारों ही चरणों में वर्णों की संख्या या मात्राओं की संख्या में असमानता पाई जाती है, यानी कि चारों में अलग अलग संख्या हो तो वो होता है विषम। जी हाँ साथियों, अब यहाँ पर मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूँ कि जैसे छंद है उसके सम की बात करें तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जिन वर्णों या मात्राओं की संख्या चारों चरणों में समान हो, तो जैसे चारों में ही 16 वर्ण है या 16 मात्राएं पाई जाती है तो वो सम हो गया। इसी तरह यदि बात करें अर्धसम की तो पहले और तीसरे चरण में जहाँ 13 पाए जाते हैं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं मिलती है तो वो क्या हो जाएगा, अर्धसम हो जाएगा। विषम की बात करें तो चारों ही चरणों में जैसे पहले में 10 है, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में 15, इस तरीके से वर्ण या मात्राएं किसी छंद में पाई जाती तो विषम हो जाएगा। साथ ही बहुत सरल है, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक नई बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आधुनिक हिंदी कविता के आधार पर एक तीसरे प्रकार के छंद को भी मान्यता मिली है जिसे मुक्त छंद कहा गया है। इस छंद के चरणों में वर्णों या मात्राओं का ध्यान नहीं रखा जाता है तथा केवल लय का ही विधान होता है, जैसे निराला और अज्ञेय आदि आधुनिक कवियों की कविताएं। जी हाँ साथियों, ये जो मुक्त छंद नाम का एक और नया छंद अभी आधुनिक हिंदी साहित्य में हमें देखने को मिलता है। और जो मुक्त छंद है उसका जो प्रारंभ है या प्रवर्तन है वो निराला जी ने किया है। ऐसा माना जाता है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं तो उन्होंने मुक्त छंद की कविताओं की शुरुआत की है। इसमें वर्णों या मात्राओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता, केवल लय का विधान यहाँ पर होता है। तो साथ ही इस तरीके से ये था छंद की परिभाषा, छंद के भेद और साथ ही छंद के मुख्य घटक। और जैसा कि आपको सारी ये जो वीडियो है देखने के बाद आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और समझ में आपको आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार दोबारा इस वीडियो को और देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और आप मेरे से फ़ोन पर बात कर सकते हैं या मैसेज के ज़रिए आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो साथियों, इसी तरीके से आगे और भी वीडियोज़ आएंगे और अभी ये जो छंद वाला जो चैप्टर है इसको हमें पूरा करना है।
अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो मुख्य मुख्य छंद हैं, जिन छंदों के बारे में अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे स्कूल की हो, कॉलेज की हो या किसी कंपटीशन एग्जाम की परीक्षाएं हों, उनमें जिन छंदों के बारे में प्रमुखतया पूछा जाता है, सवाल बनते हैं, उन्हीं छंदों को हम विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।